नमस्कार दोस्तों। मैं अगेन पंकज मिश्रा प्रथा हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर अजीत कुमार राउत जी हैं, जो डीएम गैस्ट्रो हैं, कानपुर शहर के प्रख्यात वरिष्ठ डॉक्टर। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रथा के यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद पंकज जी। डॉक्टर साहब, आज के हम लोग थोड़ा एक विषय पे चर्चा करेंगे जो कि आज की डेट में अमूमन आम हो गया है हर आदमी के लिए, जो जीईआरडी है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो डॉक्टर साहब, ये क्या है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज? बहुत ही वाजिब टॉपिक उठाया है और आज के संदर्भ में ये समझ के चलिए कि हमारे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली कानपुर और कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में अ, लगभग 20% पॉपुलेशन जी, है ना, इस तकलीफ से गुजरती है। जी, उसको जीईआरडी नाम की तकलीफ हमेशा होती है। जी, सो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये समझें कि जीईआरडी क्या होता है। जीईआरडी एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। जी, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इसोफेजियल मतलब फूड पाइप जी, और रिफ्लक्स मतलब गैस्ट्रिक का कंटेंट, स्टमक का कंटेंट, खाने का स्टमक का एसिड फूड पाइप में आ जाना और जी, उसके कारण जो तकलीफ होती है उसको बोलते हैं डिजीज, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स जी, डिजीज। जी, अच्छा, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स एक नॉर्मल फिनोमेनन है ना। जी, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ ज़ाहिर सी बात है कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है हमारे खाने के साथ पेट में चला जाता है जी, और उसको हम बर्प करके डकार लेके बाहर निकालते हैं। वो जी, बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है और ये तभी संभव हो पाता है जब हमारा जो फूड पाइप का जो निचला हिस्सा होता है जिसमें वाल्व लाइक मैकेनिज्म होता है वो रिलैक्स करता रहे और एक्सेस एयर एयर को निकाल दे। जी, ठीक है ना। जी, तो उसके कारण ही वो पूरी एयर बाहर निकलती है और हम डकार ले पाते हैं जी, और हमको तनाव जो है वो कम हो जाता है। जी, लेकिन जब ये चीज मात्रा में अधिकता से होने लगे, बार बार होने लगे, दिन रात होने लगे, तो वो एसिड के साथ साथ फूड कंटेंट और अम्ल, जो गैस्ट्रिक अम्ल है वो भी फूड पाइप में आएगा और वो एसिड जो है फूड पाइप की जो लाइनिंग है उसको डैमेज करता है जी, और डैमेज होने के कारण जो तकलीफ होती है वो जो इंडिविजुअल है वो बोलेगा कि मुझे जलन हो रही है, मुझे सीने में तनाव है, खिंचाव है, जी, या फिर वो बोलेगा कि मैं कुछ भी खाता हूँ तो मुंह में आ जाता है ना, जी, खट्टा पानी आ जाता है मुंह में, है ना। लोगों जी, को कई बार होता है कि लोगों को रात को सोते हैं तो मुंह में पानी आ गया होता है, जी, तो वो भी एक तरह का रिफ्लक्स ही है। जी, ठीक है। तो ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स जो है वो बहुत कॉमन है और बहुत अधिक मात्रा में लोगों को पाया जाता है। कुछ लोग तो उनका सोना तक से मुश्किल हो जाता है, जी, मतलब उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी और आएगा तो फिर खांसी भी आएगी, उसको तमाम चीजें इसमें होती उल्टी हैं। भी लगने लगती है उल्टी कभी जैसी कभी। भी लगती है, पेट जी, में फूला-फूला लगेगा, जी, है ना? और कभी-कभी तो इतना ज़्यादा भयंकर दर्द होता है पंकज जी इसमें कि उसको लगेगा जैसे कि हार्ट अटैक आ गया। तो इस तरह के जो मरीज़ हैं कई बार वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुँच जाते हैं। जी, इसका पूरी दिनचर्या खराब होती है पेशेंट की। यस। और तो कार्डियो उसको लगता है कि हार्ट अटैक, उसकी तब तमाम जाँचें होती हैं, है ना? ईसीजी ये सब इको, टीएमटी सब कुछ होता है। तो उसको संतुष्टि तभी मिलती है जब वो बोलता है कि कार्डियोलॉजिस्ट ये हार्ट अटैक नहीं है भैया, ये आपका ये एसिड का प्रॉब्लम है और अपने गैस्ट्रो डॉक्टर को मिलो जाके। मिलो जाके। ये तो हो गया डॉक्टर साहब जीईआरडी, और इसके लक्षण आ गए आपके, क्या क्या कैसे होता है? लक्षण तो बहुत होते हैं पंकज जी। लक्षण क्या है अरे सर इसके? लक्षण तो मतलब कि ये समझो कि तमाम तरह के लक्षण होते हैं। कुछ लक्षण जो अपने फूड पाइप यानी आहार नली से संबंधित होते हैं, जी, जैसे कि जलन होना, खिंचाव होना, मुँह में पानी आना, जी, है ना? कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि वो उसको जीईआरडी है, यानी गर्ड बोलते हैं इसको, है ना? तो जैसे कि उसको रात को खखार ऐसे करता रहेगा, जी, या फिर उसको आवाज मोटी भर्राएगी उसकी आवाज, है ना? ऐसा लगेगा वोकल कॉर्ड्स की प्रॉब्लम हो गई उसको। जी, कभी कभी अस्थमा के मरीज भी होते हैं, वो गर्ड के मरीज होते हैं एक्चुअल में, है हाँ, ना। लोगों को बोलते हैं क्या नाम है, उसको अस्थमा है तो वो पल्मोनोलॉजिस्ट को, चेस्ट फिजिशियन को दिखाते रहेंगे और ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, बट दैट इज नॉट द परमानेंट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट। जी, उसको बेसिकली गर्ड है, उसको एक गैस्ट्रो डॉक्टर को मिलना चाहिए और उसका प्रॉपर इवेल्युएशन होना चाहिए, है जी, ना। और बहुत बार ऐसा होता है कि इस तरह के डॉक्टर जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, बोले भैया मेरी आवाज बहुत मोटी हो जा रही जी, है ना, और मेरे टॉन्सिल्स हो जा रहे हैं, मेरे को गले में जो है बहुत
खिंचाव से लगता है, सोरनेस लगती है ना, भारीपन लग रहा है भारी जैसे कोई कुछ रखा अटका अटका सा लगता है। है। जी ये जी सब तमाम लक्षण होते हैं जो कि ईएनटी डॉक्टर के पास इस तरह के मरीज पहुंच जाते हैं, जी और ईएनटी डॉक्टर उस तरह इलाज करता है। अगर उसको सही से देखा जाए तो वो एक तरह GERD ही है, GERD, GERD, जी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। जो कि अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से पेशेंट अवेयरनेस नहीं है ना। अदर प्लेस पे चला और जा कभी रहा कभी तो ये क्या नाम है, दांतों डॉक्टर के पास ही पहुंच जाते हैं, है। है जी ना। उनके दांतों के इरोजन हो रहे हैं, दांत है ना, एनिमल लॉस हो जाता है, तो वो जी खट्टा या गरम ठंडा लगता है, तो जी वो भी एक कारण है, डेंटल इरोजन्स, जी है ना। जी हाँ तो जी इसके लक्षण तो तमाम है, जी मतलब अच्छे से नींद नहीं आएगी, नींद डिस्टर्ब रहेगी, एंजाइटी रहेगी, है ना। और उस पेशेंट को फिर वो साइकेट्रिक भी हो जाता है कभी पेशेंट को, काम में मन नहीं लगेगा मकान में मन नहीं पूरा। लगेगा, नींद नींद पूरी नींद मन कहाँ से लगेगा जी उसका। तो डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका अगर ऐसा है तो? और ट्रीटमेंट से पहले हम इसको पहचाने, जी जैसे आप मैंने बताया ये सब चीजों से, लक्षण ये सब बताए लक्षण मैंने, जी कि सीने में खिंचाव हो, तनाव हो, है ना, मुंह में पानी आए, और कभी कभी खाने में निगलने में दिक्कत होती है ऐसे, है ना। जी तो ये सब चीजें जब हो तो उसको पहले GERD के बारे में समझना चाहिए, और उसको फिर डॉक्टर से मिलकर उसका समाधान के बारे में बात करनी चाहिए। जी एक चीज, उसको हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, कभी कभी होता है डायग्नोसिस के लिए ना हमको बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, जी और उसमें एक एंडोस्कोपी एक मुख्य चीज है, जी ठीक है ना। एंडोस्कोपी से हम लोग जो रिफ्लक्स हो रहा है, उसके कारण जो जो आहार नली की जो अंदर की लाइनिंग है उस पे जो डैमेज हुआ है, अल्सर्स बने हैं, इरोजन्स बने हैं, या लालिमा जो आई है, जी उसको पहचानते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं कि इसको GRD GERD है। जी तो उस तरह का फिर हम लोग मैनेजमेंट देखते हैं। कभी कभी होता है कि जो नीचे का जो वॉल जो बताया था मैंने, जिससे जी जिससे खाना ऊपर नहीं आता है, जी वो ढीला होता है ना। तो वो कभी कभी होता है कि हाइटस हर्निया करके टर्म होता है साइंस में, जी है ना। वो खाने की नली का हर्निया होता है, जी तो वो तो नहीं है, वो भी चेक किया जाता है। जी और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है एंडोस्कोपी में, जी बट फिर भी उसको उस तरह के लक्षण है, जी यानी कोई ना तो उसकी लालिमा है, ना कोई अल्सर हुआ है, ना इरोजन हुआ है, कोई ना वॉल जहाँ ढीला लग रहा है हमको, जी लेकिन फिर भी पेशेंट को उस तरह के लक्षण है जो कि GERD मरीज को होते हैं, जी है ना। उसको हम बोलते हैं नॉन इरोसिव, जी जी नॉन इरोसिव रिफ्लक्स डिसीज, NERD बोलते हैं उसको फिर हम, जी है ना। जी अच्छा, और हर जगह गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तो उपलब्ध है नहीं पंकज जी। जी तो अब डॉक्टर्स जो हमारे जो प्राइमरी जो फिजिशियंस होते हैं, जो कि मरीज के पास पास के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और जी जिनके पास मरीज अमूमन फैमिली फिजिशियन की तरह या फैमिली डॉक्टर की तरह कॉन्टेक्ट करता है, जी तो उनके लिए भी एक संदेश है कि अगर इस तरह के लक्षण आए, जी तो हम लोग जो है उसको एक बोलते हैं PPI टेस्ट। PPI टेस्ट मतलब कि जो ज्यादा ये होता है ना कि पेंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल, जी 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 एस्पॉप्रिसोल, डेक्सामेथासोन, पेंटोसिड, पेंटॉप, तमाम दवाइयां हैं मार्केट में। तमाम पेशेंट खुद भी खा रहे हाँ हाँ, हैं। जी इसको बोलते हैं कि नॉर्मली क्या बोलते DSR ले हैं, लो। DSR ले लो। तो जी उस तरह का जो है, तो वो भी टेस्ट करके दे सकते हैं जी उसको, मतलब कि 8-9 हफ्ते के लिए आप ये PPI दे दो, ये दवाइयां दे दो, अगर उसके लक्षणों में सुधार हो जाए जी तो उसका मतलब उसको GERD है, जी ठीक अच्छा है ना। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि NERD है, जो उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये सिम्टम हो रहे हैं, ये परेशानी हो रही प्रॉब्लम है। नहीं पंकज, मैं कहने का मतलब कि एंडोस्कोपी किया तो एंडोस्कोपी में सब कुछ हाँ नॉर्मल लगा, नॉर्मल है, तो वो NERD है। लेकिन उसको लक्षण तो GERD वाले ही है। लक्षण है तो ये, अगर सर सारे सिस्टम उसके नॉर्मल आ रहे हैं, तो क्या ये लाइफ स्टाइल से भी हो सकती है क्या? हाँ, इसमें लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसके इसको इसको बढ़ने में, पनपने में, और इसकी विकरालता के लिए है ना, जी जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि ये समझा जाए कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जी ऑफिस गोयर्स है, लैपटॉप पे काम करना दिन रात, है ना, जी जी ये सब वर्क फ्रॉम होम चलने लगा है आजकल तो। जी तो उसमें क्या है कि वो शरीर जो मोटा हो जाता है, जी एक्टिविटी है नहीं, जी सेंट्रल ओबेसिटी आती है। जी तो उसके कारण जो है, जो हमारा स्टोमक जो पेट के अंदर है जी ना, उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। कुछ भी खाते हैं हम लोग तो उस पर प्रेशर पड़ता है, और वो या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, अमूमन ज्यादा ऊपर आ रहा और ऊपर जाने वाला रास्ता शॉर्ट शॉर्ट है, है। तो जी ऊपर जाता है, तो उसी कारण वो अम्ल भी ऊपर आता है, तो तकलीफ होती है। जी एक ही हो गया, मोटापा हो गया, जी है ना। कुछ होता है कि जैसे कि जो हम लोग स्मोकिंग करते हैं, या फिर पान मसाला खाते हैं, तंबाकू खाते हैं जी ना, उसके कारण में जो जो वाल्व है, आहार नली वाला वाल्व है, वो भी लूज हो जाता है। जी उसके कारण भी रिफ्लक्स के जो है ना, तीव्रता बढ़ जाती है। जी
कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे कि अभी कभी हमारा जो स्टोमक है वो खाना जब खाता है तो खाना पचाता है, जी, उसको फिर है ना बोलते हैं एसिमिलेशन बोलते हैं, खाना पचाने के बाद उसको फिर आगे आंतों में भेजता है, जी, वो फर्दर उसको पचाती है। जी, अगर स्टोमक के अंदर ही खाना रहे, आमाशय के अंदर ही खाना रहे, आगे जाने में थोड़ा लेट हो जाए तो भी वो रिफ्लक्स उसको हो सकता है। हो जैसे कि सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं हमारे, जी, उनमें जो गैस्ट्रोपेरेसिस बोलते हैं इसको, जी, वो खाना जो है आमाशय से आगे नहीं जाता, वहीं पड़ा रहता है। नॉर्मली दो ढाई घंटे 3 घंटे में खाना चले जाना चाहिए, उसको 5-6 घंटे बाद भी खाना, 8 घंटे बाद भी खाना वहीं पड़ा रहेगा। तो वो बोला पेट भरा है, पेट भरा है, पेट भरा है ना, हमें भूख ही नहीं लग रही, तो दैट इज मीन्स गैस्ट्रोपेरेसिस। अच्छा, और ऐसे मरीजों को रिफ्लक्स काफी होता है, जी, डायबिटिक मरीजों को। तो जी, मैंने बताया स्मोकिंग हो गया, ओबेसिटी हो गया, जी, है ना, और आपका पान मसाला खाना हो गया, जी, और डायबिटीज के मरीज हो गए, जी, है ना। ये सब चीजें जो है इस गर्ड के जो लक्षण है उसकी तीव्रता, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी जी। काफी फूड बढ़ाते हैं। हैबिट भी आ गई फूड तो और हैबिट, सारी स्पाइसेस, जी, ऑब्वियसली यस, गुड। जी, तो स्पाइसेस क्या होते हैं हमारे जो हम लोग खाना खाते समय मसालेदार खाना खाते हैं तो वो हमारी जो स्टोमक के द्वारा एसिड सिक्रीशंस को बढ़ा देते हैं, ज्यादा अम्ल बनता है, ज्यादा अम्ल ज़्यादा ज्यादा अम्ल तो रिफ्लक्स, ज़्यादा ज्यादा रिफ्लक्स। प्रॉब्लम, जी। यस ऑब्वियसली। डॉक्टर साहब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अगर पेशेंट को इतनी सारी प्रॉब्लम है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है फिर? यस, जैसे मैंने बताया कि किसी को जिस तरह की तकलीफ है, तो मैंने जैसे बताया पीपीआई, है ना, जी, पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जी, इसमें नॉर्मली है जो आती है रेबिप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल आती हैं, जी, और आजकल तो एसोमेप्रोजोल आ गई जी, है ना, और एक नई दवाई आ गई है वोनोप्रोजन करके जी, आई है, जी, या फिर फेक्सोप्रोजन करके आई है। जी, तो ये सब दवाइयां आई हैं जो कि हमारे अंदर स्टोमक के अंदर जो एसिड है ना, जी। उसकी सिक्रीशन को कम कर देती है। जब एसिड होगा ही नहीं, कम ही सिक्रीट होगा, तो वो रिफ्लक्स होगा नहीं, कम होगा। कम होगा, जी, और या फिर एसिड का रिफ्लक्स नहीं होगा। जी, तो जब रिफ्लक्स एसिडिक नहीं होगा तो तकलीफ भी नहीं होगी। जी, तो इस तरह के मरीजों में गर्ड के सिम्टम्स में काफी अच्छा सुधार होता है पीपीआई के बाद। जी, बट एक बात जाननी जरूरी है पंकज जी, पीपीआई देने का मतलब ये नहीं है कि रिफ्लक्स नहीं होगा। जी, पीपीआई देने का मतलब है कि एसिडिक रिफ्लक्स नहीं होगा, रिफ्लक्स तो फिर भी हो रहा जी, है ना। जी, तो उसके लिए हमको ऐसे मरीजों में, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जी, जिसमें कि स्टोमक की जो आगे खाने को भेजने की जो क्षमता कम हो जाती है, जी, तो वो प्रोकाइनेटिक्स देने पड़ते हैं। प्रोकाइनेटिक मतलब वो ड्रग्स जो कि खाने को पचने के बाद आगे भेजें जल्दी से, जो जी, स्टोमक की जो मोटिलिटी कम हो गई है ना, जी, वो बढ़ा उसको दें। उसको बढ़ा दें। जी, जैसे कि आपके बहुत सारे आते हैं, मेटोक्लोप्रोमाइड पेरिडोम के नाम से आती है, जी, लेवोसल्फाइड लेसुराइड के नाम से आती जी, जी, है ना, और डोमपेरिडोन अपने बाकी के डीएसआर जी, जो होता है जी, जी, उस तरह का, और गैनाटोन यानी कि इटोप्राइड, बहुत सारे तमाम मॉलिक्यूल हैं जो कि जी, स्टोमक की मोटिलिटी को बढ़ा देते बढ़ा हैं। देते हैं और खाने को आगे भेजते हैं, जी, जिससे कि आपका जो रिफ्लक्स के लिए कंटेंट है वो कम हो जाता वो है। कम हो जाता है। तो पीपीआई से एसिडिक रिफ्लक्स कम होता है, और जी, प्रोकाइनेटिक से रिफ्लक्स एज सच वो कम हो जाता कम हो जाता है। जी, डॉक्टर साहब। है ना। ये हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट। जी। अच्छा डॉक्टर साहब इसमें क्या कोई सर्जरी का भी कोई रोल होता है इस तरह के पेशेंट्स में? हाँ, सर्जरी अब आजकल होने लगी जी, है ना। पहले तो क्या होता था कि वॉल अगर ढीला है आपका, जी, तो उसके लिए हमारे जो गैस्ट्रो सर्जन्स हैं वो उसको वॉल को टाइट करते थे। जी, उसको बोलते फंडोप्लाइकेशन बोलते हैं हम लोग, है ना। जी, फंडोप्लाइकेशन का मतलब कि एक साइंटिफिक टर्म है, जी, जिसमें कि हम लोग जो जो वॉल है, फुट पाइप का वॉल है, उसको नीचे वाला वॉल उसको टाइट कर देते हैं ताकि रिफ्लक्स कम हो जाए। जी, लेप्रोस्कोपिकली कराया जाता है, कोई चीर-फाड़ नहीं, 2-3 छेद किए और उसको वहाँ पे टाइट कर दिया। इसको बोलते हैं फंडोप्लाइकेशन। जी, अच्छा, आजकल जो हो गया है कि ट्रांसओरल इंसिजनलेस फंडोप्लाइकेशन आ गया है। ये क्या होता है डॉक्टर साहब? टीआईएफ बोलते हैं उसको। जी, और इसमें जैसे हम एंडोस्कोपी कर रहे हैं, और एंडोस्कोपी के द्वारा ही वहाँ पे जो वाल्व है, जी, उसके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें कि हम लोग जाते हैं दूरबीन के द्वारा, और वहाँ पे उसको वॉल को टाइट कर देते हैं। जी, तो बाहर से कोई चीर-फाड़ नहीं, जी, है ना। जी, और पेशेंट को जो है डे केयर टाइप होता है, सुबह आए शाम को चला जाए, और उसको वॉल को टाइट कर दिया, तो है ना। उसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आराम से हो जाता है वो बिल्कुल, प्रोसीजर? बिल्कुल, बहुत आराम से हो जाता है, आराम कोई तकलीफ नहीं। जी, बट ये इसका इसके लिए भी होता है कि हर केस में नहीं कर सकते। जी, जी, जो बहुत एडवांस केस नहीं है, जी, उसमें जो है हम लोग इस ट्रांस ओरल टीआईएफ, ट्रांस ओरल इंसिजन लेस, इंसिजन मतलब कट नहीं, जी, फंडोप्लाइकेशन वो होता है। जी, इसके लिए इसोफिक्स,
करके डिवाइस होती है, गर्डेक्स करके डिवाइस होती है। अच्छा, ये तो डिवाइस काफी कॉस्टली जी है ना, 50-60 हजार मतलब कि से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक का डिपेंड करता है किस तरह का पेशेंट है, मतलब कि किस तरह का हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जी है ना, उस किस शहर में कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। जी इसके सिवाय कुछ सस्ते ऑप्शंस भी हैं, जिसमें कि हम लोग फुट पाइप के आसपास की जो अंदर से स्टोमक में, जी है ना, उसको म्यूकोसा को टाइट करके और वॉल को टाइट करने के लिए हम लोग प्रोसीजर को अरमा बोलते हैं, म्यूकोसल अब्लेशन जी साइंटिफिक टर्म है, और प्लाज्मा से करते हैं, जी या फिर म्यूकोसेक्टमी, या इसको ना स्पेशल टर्म्स होते हैं, म्यूकोसेक्टमी, म्यूकोसल अब्लेशन, स्ट्रेटा, ये साइंटिफिक टर्म्स है, काफी विकल्प उपलब्ध है पेशेंट के पास, जिससे कि हम लोग उस वॉल को टाइट कर सकते हैं। जी ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है ना। जी और जो सर्जन्स होते हैं, हमारे जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स होते हैं, जी वो फंडोप्लाइकेशन बोलते हैं, जी ठीक है ना, लेप्रोस्कोपिक एंटी रिफ्लक्स फंडोप्लाइकेशन, ये सब वो लोग करते हैं। तो ये सब तभी किया जाता है जब पेशेंट प्रेफर करे कि नहीं भैया मुझे लंबे समय के लिए दवाई नहीं खानी, जी पेशेंट का प्रेफरेंस इज फर्स्ट। जी या फिर पेशेंट को जो है, हम ये देखते हैं कि वो दवाई देने के बाद, यानी कि प्रोकाइनेटिक दवाई देने के बाद या फिर एसिड कम करने की दवाई देने के बाद भी पूरा रिलीफ नहीं हो रहा है, जी रिफ्रैक्टरी केसेस बोलते हैं, जी उन केसेस में करते हैं। बहुत पुराना हो गया, बहुत दिनों से हो हाँ, गया उसको। और कभी कभी और होता है कि पेशेंट को फायदा तो बहुत है जी दवाइयों से, लेकिन वो तब तक है तब तक वो दवाइयां ले रहा है, दवाइयाँ ले रहे दवाइयां बंद, तुरंत फिर से असर रिफ्लक्स का हैं। होने जैसे लगा। आपने बताया डायबिटिक पेशेंट है, तो उसकी हाँ, और मेडिसिन साथ में चल रही हैं और यस यस चलती ही रहेंगी, यस 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 तो यस उस उन जैसे पेशेंट्स में नीड पड़ती होगी इन सब यस चीज़ों की। यस। तो ऐसे केसेस में जो है हमें या तो जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग TIF, जी ट्रांस ओरल इंसिजनलेस फंडोप्लाइकेशन, या फिर अरमा यानी म्यूकोसल अब्लेशन बाय आर्गन, या फिर म्यूकोसेक्टमी, ये सब चीजें होती है। या फिर आजकल बहुत कॉस्टली डिवाइसेस जिसको इसोफिक्स या गर्डेक्स बोलते हैं। जी और जो सर्जन होते हैं वो करते हैं हम लोग लेप्रोस्कोपिक एंटी रिफ्लक्स फंडोप्लाइकेशंस। जी ये सब चीजें होती हैं और काफी अच्छे से मैनेज हो जाता है उन पेशेंट्स को जो कि प्रेफर करते हैं कि मैं लंबे समय के लिए दवाई नहीं खाऊंगा, जी मुझे गर्ड को एक बार के लिए ही हमेशा के लिए ठीक करना चाहिए। करना चाहिए। जी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट और पूछूंगा, इसमें अगर पेशेंट ये सब भी नहीं करता है और उसको लक्षण लगातार मिल रहे हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म हो जाता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसमें? अच्छा, गर्ड को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, जी है ना। जी उसके दो इम्पोर्टेंट कारण हैं। अगर क्रॉनिक रिफ्लक्स लगातार सालों साल चलता रहेगा ना, जी तो अंदर की जो हमारी फुट पाइप की तो जो अंदर की लाइनिंग है, त्वचा है ना, वो जल जाती है, जी और जलने के बाद वहां पे स्कारिंग हो जाती है। स्कारिंग मतलब सिकुड़ना, जी और सिकुड़ के जो छेद है वो छोटा हो जाएगा, जी और छोटा मतलब स्ट्रक्चर बन गया, तो अब खाना खाने में बहुत दिक्कत होती है। फिर जी खाना नहीं खा पाएगा, पानी नहीं पी पाएगा, बहुत दिक्कत होगी, खाना खाते वक्त पेन होगा, है ना। जो दिक्कतें थी पहले की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती बढ़ है जाएंगी। ना। इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग। जी कभी कभी इतना ज्यादा रिफ्लक्स होता है, इतना इरिटेशन होता है ना, कि वहां का जो म्यूकोसा है इतना ज्यादा चेंज हो जाएगा ड्रास्टिकली, कि उसमें कैंसर के फोकस भी बन जाते हैं। तो उसको एडेनोकार्सिनोमा है ना, मैलिग्नेंसी जिसको बोलते जी हैं, जी जी वो भी होने का काफी खतरा रहता है। तो जी उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी क्रॉनिक अगर किसी को है, या तो दवाई खाता रहे, जी उसकी प्रेफरेंस है, जी या फिर जो नई टेक्निक्स आई हैं, जी या फंडोप्लाइकेशन या TIF या गर्डेक्स या इसोफिक्स, जी ये सब अपना करा के जी ले ले, ताकि उसको उस दवाइयों से छुटकारा मिल पाए। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ आई होगी कि गर्ड को इतने हल्के में नहीं लेना है। तो पर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान दें और अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इसको बहुत लंबे समय तक अगर ऐसी परेशानी है तो इसको बिल्कुल ही इग्नोर ना करें। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद जी।